हेलो एंड नमस्कार। देखिए, राजस्थान जुडिशल सर्विसेज का रिजल्ट अभी हाल ही में आउट हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और कई सारे कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब दो ऑप्शन है जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए उनके सामने। पहला ऑप्शन ये है कि जो है उसको लेट गो करो और आगे बढ़ो, सीधी सी बात है, कोई दूसरा चॉइस नहीं रखना है। लेकिन और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि पहले इस बात को चैलेंज करें कि वो फेल क्यों हुआ है ना। यानी कि रिट पिटिशन जहाँ मौका मिले, लगे कि ये ग्राउंड बन रहा है तो जाके उसको चैलेंज करें वगैरह। देखो, अभी इस टाइम के अंदर 90% जो इंसान का दिमाग होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत विदाउट एनी प्री जुडिस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 90% स्टूडेंट का दिमाग जो है वो छोटी छोटी गलतियों के अंदर भी डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को गलत एंगल से देखता है कि भाई यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी की होगी, यहाँ पे गड़बड़ी की होगी। और 10% जेन्युइन रीज़न भी होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में आपको चैलेंज करना चाहिए रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को, तो उससे पहले आप कंप्लीट R&D ज़रूर करें। कंप्लीट R&D करनी है आपको। एडवर्टाइजमेंट जो ऑफिशियल आ रखा था उसकी, अगर कोई कॉरिजेंडम है तो उसकी, साथ साथ सिमिलर चीज़ जो इस रिक्रूटमेंट के अंदर हुई है, क्या वो प्रीवियस रिक्रूटमेंट के अंदर भी ऐसा हुआ था क्या, उसको ऑब्जर्व करना है। और देन आफ्टर, अगर ऐसा है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट को आप अभी आके चैलेंज कर रहे हो तो आपका केस जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा ये हाईकोर्ट के सामने। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हाईकोर्ट का मानना है कि जब आपको प्रीलिम्स को चैलेंज करना है तो उस समय आना चाहिए था, अभी क्यों आए हो। मेंस को अगर चैलेंज करना चाहते हो तो भी ये बात होती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है आपके पास में कि अगर आपने RTI से अपनी कॉपियाँ निकलवाई, ठीक है, और आपको कॉपीज चेकिंग में कोई इरेगुलरिटी दिखती है और इरेगुलरिटी अपने आप में सीवियर नेचर की है, तो नॉर्मल नेचर का तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं सुनने वाले ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, ठीक है। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, लास्ट में जाके पता चलेगा कि कोई सेंस नहीं निकला। और ये बात मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से आधार पर भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तभी उस पर दिमाग लगाना है। तो अगर आप रिट फाइल करने के बारे में सोच भी रहे हो, ऐसा कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो, तो केस में बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले आप अपनी मेंस की कॉपियाँ जो हैं वो बाहर निकलवा दें। आंसर शीट की सर्टिफाइड कॉपीज़ बाहर है जो निकलवाएं। और वैसे मैं आपको बता दूं, अपनी गलतियों को न्यूट्रल होकर देखना। कई बार ऐसा होता है कि वाकई में हमने उस पेपर में ऐसी मिस्टेक्स की हो रखी हो जिसके बारे में हमें खुद जानकारी नहीं होती है, और हम उस केस के अंदर पैसा भी खराब कर लेते हैं, रिट पिटिशन फाइल करने में समय भी खराब कर लेते हैं। खैर, तो अब कैसे निकलाई जाती हैं रिट से माध्यम से कॉपीज, उसके बारे में बातचीत है जो करते हैं अपन। रिट नहीं, सॉरी, RTI के माध्यम से कैसे कॉपी निकलाई जाएगी उसके बारे में डिटेल में क्या करना, डिस्कशन है जो करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब तक प्रक्रिया खत्म नहीं होती, प्रोसेस खत्म नहीं होती, तब तक RTI की एप्लीकेशन अलाउ नहीं की जाती है। क्योंकि अभी क्या हो चुका है, अभी प्रोसेस खत्म हो चुकी है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, यानी कि प्रोसेस खत्म होगी। तो नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर आंसर शीट सर्टिफाइड कॉपी। बराबर, कैसे करना है आपको ध्यान से सुनिए। मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेट्स है और स्क्रीन पर भी आपको एक फॉर्मेट जो है वो दिख जाएगा। और स्क्रीन पर जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेट को मैंने आपके सामने थोड़ा आसानी से एलोबरेट करने की कोशिश की है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मेट के अंदर हमारे सामने इसको कहा जाता है फॉर्म A। हाईकोर्ट के RTI के सेपरेट रूल्स बने हुए हैं, ध्यान रखना। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, इसको फॉर्म A कहा जाता है। यहाँ पर ये जो ID नंबर है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये आपका कंसर्न नहीं है। ये फॉर्म मैं आपको दोनों तरीके से अवेलेबल करा दूंगा, क्लास के एंड में आपको बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म A जो है वो आपको कंप्लीटली फिल करना है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशियल कम स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जोधपुर। इस फॉर्म में मोस्ट ऑफ डिटेल मैंने आपकी प्री फिल्ड करके रखी है। प्रीफिल्ड करने का मतलब ये कि जैसे जो मैं फॉर्म आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं, ये आपके ऑलरेडी उसके अंदर फिल्ड रहेगा, आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको क्या क्या भरना है उसको जरा नोट कर लो। आपको यहां पर जो है ये डिटेल, जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जैसे मैंने यहाँ पर तनसुख पालीवाल लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है। फादर्स नेम यहाँ पर आपको लिखना है, एज अपनी मेंशन करनी है, ठीक है। ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो और एडवोकेट भी लिख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो सिर्फ लॉ स्टूडेंट लिखिए, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो खुद को आप यहाँ पर एडवोकेट भी मेंशन है जो कर सकते हैं ऑक्यूपेशन के अंदर। एड्रेस, ध्यान से सुनना, ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। मतलब प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। आपका नाम, केयर ऑफ सो एंड सो या सन ऑफ डॉटर ऑफ सो एंड सो, जो भी है। उसके बाद में आपके घर का मकान नंबर, गली का नंबर, आपका लैंडमार्क एरिया, साथ साथ में आपके शहर का नाम, आपके जिले का नाम, और साथ में आपका पिन कोड। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के अंदर भी आपकी कॉपी पहुंच जाएगी, डोंट वरी, ओके। सर्टिफाइड कॉपी कभी भी आपको ऑफिस में नहीं दी जाएगी। सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ और सिर्फ आपके घर पर ही पहुंचेगी। तो जो एड्रेस आप दोगे वहां तक पहुंचती है। कई बार ऐसा होता है कि हम यहां पर है ना, आनंद फानंद में जल्दबाजी में एड्रेस बहुत शॉर्टकट मेंशन कर लेते हैं। जैसे आपने मेंशन कर दिया पावटा जोधपुर। अब पावटा तो बहुत बड़ा है, कैसे फाइंड आउट करोगे। सरदारपुरा जोधपुर बहुत बड़ा है, आपने लिख लिया
थर्ड डी रोड सदापुरा, तो थर्ड डी रोड भी कोई छोटी मोटी नहीं है, स्पेसिफाइड करो, लैंडमार्क एरिया वहां पे मेंशन बताओ कि एग्जैक्टली वो लोकेशन कहां पर है। तो ये एड्रेस वाला कॉलम आपको बहुत स्पेसिफिकली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कैंडिडेट यही गलतियां कर लेता है, बाद में उसको उसकी जो पोस्ट पहुंचती है वो उसके घर तक पहुंच नहीं पाती है, फिर वो शिकायतें करता रहता है, हेल्पलाइन नंबर पे डायल करता रहेगा कि मेरी पोस्ट पहुंची नहीं वगैरह। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद थर्ड कॉलम आता है पर्टिकुलर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 3 फॉर्मेट के अंदर ABC इन फॉर्मेट्स के अंदर आपको मेंशन करना है। देखिए जो फॉर्मेट मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं उसमें मैंने ये प्रीफिल्ड करा है, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। इसके अंदर भी ये जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये भी मैंने आपके लिए प्रीफिल्ड करके अवेलेबल करवाया है, बराबर। और साथ साथ में डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन ये भी सारा प्रीफिल्ड है। यहां पर आपको अपना रोल नंबर स्पेसिफिकली मेंशन करना, ये ध्यान रखेंगे आप, रोल नंबर बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर के साथ अगर आपको लगे तो आप इसको रोल नंबर को वर्ड्स में भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई अलग से कॉलम मेंशन नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो भले इसको शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो। जैसे मेरा है 31,551, तो 31,000, ठीक है, आपके 551, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ शॉर्ट में। रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपको 4 चेक बॉक्स मिलेंगे, 1 2 3 4, लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड, लैंग्वेज पेपर हिंदी, लैंग्वेज पेपर इंग्लिश। तो जिसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी मंगवानी है वो आप करा सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप इन चारों पे टिक मारो, इन चारों चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। यानी कि आपको चारों की ही कॉपी मंगवानी है, क्योंकि प्रोसेस तो वो की हुआ है। अब 2 की मंगवाओगे, 3 की मंगवाओगे, 1 की मंगवाओगे, तो चारों की मंगवाओ, तो चारों ही मंगवानी चाहिए। फिर भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको चेक बॉक्स पे क्लिक है जो कर देना। उसके बाद पीरियड फॉर विच इन्फॉर्मेशन आस्क्ड, ये मैंने ऑटोमेटिकली आपके प्रीफिल्ड रखा है, इसमें आपको अलग से कुछ भी मेंशन करने की जरूरत है जो नहीं है। अदर डिटेल आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक आपको नोट लिखवाया है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस नोट को आप हटा भी सकते हैं, आप इसको ऐसे क्रॉस भी कर दीजिएगा। ये नोट क्या है, चले पहले इसको समझो। एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब अप्लाई करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, सुनिएगा, प्रोसेस को समझना अच्छे से। इसमें ये रहता है कि आपने सपोज करो एक स्टूडेंट ने जो RTI सेल है हाईकोर्ट की एग्जाम डिपार्टमेंट के संबंध में, तो आपने वहां पर अप्लाई किया। पहले आपने क्या कर दिया, अप्लाई किया। आपने अप्लाई किया तो आपने सिंपली फॉर्म सबमिट किया था, बराबर। फॉर्म के साथ आपको ₹50 का पेमेंट करना होता है। अब 50 रुपये का पेमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपने अप्लाई किया, फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। अब ये RTI डिपार्टमेंट जो है हाईकोर्ट का, वो आपको क्या करेगा, एक फॉर्म B के अंदर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। फॉर्म B में एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, भाई आपकी एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई है और इतना पैसा आप जमा करवाओ, उसके बाद हम आपको आपकी कॉपी दे देंगे, ठीक। तो अब यहाँ से फॉर्म भी आएगा, फिर आप इस वो पैसा जमा कराने के लिए आप तीसरे करेस्पॉन्डेंस करोगे और फिर वहां से आपको कॉपी मिलेगी। तो आप ध्यान से देखो, ये आपकी जो प्रोसेस लंबी चौड़ी होगी। पहले अप्लाई करना, ठीक है, उसके बाद में फिर वहां से फॉर्म B का एक्नॉलेजमेंट आना, फिर आप वापस उसका पेमेंट करते हो, जो भी फीस बनती है। पर पेज ₹2 का चार्ज लगता है पर पेज, और ऑन एन एवरेज जो आपके चारों पेपर्स का टोटल है लगभग मेरे ख्याल से 76 पेजेस के समथिंग वो रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 2 कर लो, लगभग 154 है, राउंड ऑफ करो इसको 160, थोड़ा सा 2-3 रुपए एक्स्ट्रा जाना। मैं आपको एक एग्जैक्टली अंदाज बता रहा हूं कि क्या चीज हो सकती है, और इससे बाहर जाएगा नहीं। 160 रुपए आपका कॉपिंग चार्ज लगेगा, ठीक है, पेज का। तो 50 रुपए तो आपके जो 50 रुपए तो वो है जो आपको फॉर्म के साथ पे करने हैं, और साथ ही साथ में 160 वो है। 160 रुपीज आपके चारों कॉपीज के कह रहा हूं मैं। आप कॉपीज कम करोगे तो प्रपोजनेटली कम हो जाएगा, बट चारों कॉपीज के 160 रुपीज ये और 50 रुपए ये, तो खर्चा टोटल कितने का आएगा, 210 रुपए का खर्चा है, ठीक। अब समझो अच्छे से। तो एक तो ये तरीका है कि आप अप्लाई करो, फिर हाईकोर्ट आपको जो है वापस एक फॉर्म भेजेगा कि आप इतना पैसा जमा कराओ, फिर आप जमा कराओगे, फिर आएगा। तो एक तरीके से डबल टाइम लग जाएगा। कितना डबल टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है, मेरा ही आप लोगों से स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप इस डबल टाइम को सेव कर सकते हो। कैसे, कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, उसी समय उसी के साथ आप पेमेंट कर दो, उसी साथ आप पेमेंट कर दो। मतलब 50 रुपए का तो फीस पे कर ही रहे हो, जो 160 रुपए का पेमेंट है वो भी इसके साथ में ही कर दो। तो अब जब आपका पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा ना, तो आपसे ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, सेकंड और थर्ड स्टेज चली जाएगी, सीधा क्या किया जाएगा, आपको आपकी सर्टिफाइड कॉपी सबमिट की जाएगी। और यकीन मानिए आपका समय जहां पर 20 दिन लगना होगा, सिर्फ 10 दिन ही लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये बकायदा मेरा व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
इसलिए यहां पर मैंने एक नोट डाला है कि एडिशनल कॉपिंग फी ऑफ रुपीज, जैसे कि आप जमा करा रहे हो 160, तो 160 हैज बीन डिपॉजिटेड वाया कॉपिंग स्टाम्प। अब ये क्या होता है कॉपिंग स्टाम्प, इसको जरा समझने की कोशिश करना। देखो क्या है कि कभी भी हाईकोर्ट पैसा कैश में नहीं लेता, और ना ही वहां पे कोई QR कोड लगा हुआ है, और ना ही वहां पर कोई चेक वेक एक्सेप्ट किया जाता है। इनके फिक्स तरीके हैं, या तो डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाओ, या फिर आप जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लो। अब नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर क्या है, एक फिक्स डिनोमिनेशन का आता है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, कभी ऑड फिगर का नहीं आता। जैसे अब आपको 210 रुपए जमा कराने हैं, अब 210 का स्टाम्प कैसे कलेक्ट करोगे नॉन जुडिशियल, संभव नहीं है। बट इन्होंने तरीके दे रखे, डिमांड ड्राफ्ट, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर और कॉपिंग स्टाम्प। कॉपिंग स्टाम्प नॉर्मल स्टाम्प से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अब गांधी जी का चेहरा बना हुआ है, वो जो आप 1 रुपए 2 रुपए का चिपकाते हो वो अलग है। कॉपिंग स्टाम्प के ऊपर क्लियरली कॉपिंग स्टाम्प लिखा रहता है, बराबर। तो अब मैंने जैसे यहां पर मेंशन कर दिया कि 160 रुपए अलग से मैंने कॉपिंग स्टाम्प से या पोस्टल ऑर्डर से जमा करवाए। किससे? पोस्टल ऑर्डर से। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये जो पेमेंट के तरीके हैं, आप एंड तक जुड़े हुए रहिएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपने जो जमा करवाए, तो ये लाइन आपकी इच्छा है तो लिखो, बाकी आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, इसको हटा भी सकते हो। मैंने इसलिए लिए ताकि वो डिपार्टमेंट को फॉर्म के ऊपर जानकारी में रहे। बाकी आप इसको हटा सकते हो, इसको खाली है जो छोड़ सकते हो। यहां तक देखो, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके फॉर्म के अंदर पहला कॉलम नाम, फादर नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस बहुत अच्छे से होना चाहिए, ध्यान रखना। परफेक्ट एड्रेस अच्छे से पूछ, अगर नहीं पता है तो पड़ोसियों से पूछ लो, उसके बाद वहां पे सबमिट करना। किराए वाली जगह का एड्रेस हो सके तो मत देना जहां से आपके शिफ्ट होने की संभावना हो। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर ये बाकी सारी चीजें प्रीफिल्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये सब फील्ड मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर जो है वो मेंशन करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर जो है वो मेंशन करना रहेगा, दिस वन, ठीक है। इसके साथ ही यस, तो रोल नंबर आपको मेंशन करना है। इससे पहले क्या था, आपके नाम मेंशन करना है, फादर नेम, एज, आप क्या हो, स्टूडेंट, टीचर हो, एड्रेस। तो 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन यहाँ पे, 6 इंफॉर्मेशन यहाँ पे। फिर ये टिक करो कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी कॉपी चाहिए। उसके बाद ये प्रीफिल्ड है, इसमें कुछ दिमाग मत लगाओ, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आगे आपके सामने जो फॉर्मेट का पार्ट रहेगा, यहाँ पर आपको एक 4th पॉइंट में आई स्टेट दैट इंफॉर्मेशन शॉर्ट डज नॉट फॉल विद इन द रेस्ट्रिक्शन, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पार्ट है, क्योंकि आरटीआई की कॉपी रेस्ट्रिक्शन में वैसे भी नहीं आती, तो एक फॉर्मेलिटी के लेवल पे 8 पॉइंट है, यू कैन इग्नोर इट। 9th पॉइंट, अ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, बैंकर्स चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट और इंडियन पोस्ट। ये देखो बैंकर्स चेक है, ये आपका पर्सनल चेक काम नहीं आएगा, बैंकर्स चेक अलग होता है, ठीक है। तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंडियन पोस्ट ऑर्डर ₹50 हैज बीन अफिक्स ऑन अटैच टू द एप्लीकेशन। तो 50 रुपये आपने अटैच किए, ये इसकी फीस है, ये प्रेस्क्राइब फी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में दिमाग मत लगाओ, वो अलग चीज है, अलग से स्पेसिफिक हाईकोर्ट के आरटीआई रूल्स बने हुए हैं जिनको फॉलो है, जो करना होता है। फिर यहाँ पर आप बता दो कहाँ से है वो, आप डेट कब से आपने अप्लाई किया है, आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, आपका ईमेल एड्रेस अच्छे से लिखना, ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे कम से कम 2 मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना, एक तो खुद का और एक दूसरे किसी फादर साहब का, भाई का वगैरह का, वाइफ का, हस्बैंड का, उनका यहाँ पर मेंशन करा देना। और एंड में सिंगल, ये सिंगल पेज का फॉर्म है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट आपके पास आएगा, इट जस्ट अ सिंगल पेज फॉर्म, और ये फॉर्म आपको प्रिंट करना है A3 यानी कि लीगल पेपर पे, ठीक है। लीगल पेपर पे इसको आप प्रिंट आउट करवाएं, ज्यादा ठीक रहेगा रेदर देन A4 पेपर, ओके। और फिर ये डिक्लेरेशन, पहले क्या हुआ करता, डिक्लेरेशन का अलग फॉर्मेट है। हो सकता है कोई वकील आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं डिक्लेरेशन अलग फॉर्मेट में देनी पड़ती, नहीं, अभी इन्होंने कंबाइंड कर रखा है, कंबाइंड फॉर्मेट है। तो डिक्लेरेशन अंडर रूल 10 सो एंड सो, यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है कि आई तनसुख पालीवाल सन ऑफ छगनलाल जी, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, मेंशन कर दो, रिक्वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स, और फिर आपके सिग्नेचर, बस खत्म, इतना ही है फॉर्म और कुछ भी नहीं है। तो ये फॉर्म फिल करके किस एड्रेस पे भिजवाना है आप लोगों को, इस एड्रेस पे, द डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशियल कम स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो फॉर्म मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं उसमें 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन, 6 उसके बाद में 7 के बाद में यहाँ पर आपको 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये जो बेसिक बात है जो मैंने पिंक हाईलाइट कर रखा है, सिर्फ वहीं पे आपको फॉर्म की डिटेल फिल करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन पेमेंट की। तो देखो पेमेंट का सीन क्या है, पेमेंट में आपके पास कई ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, बैंकर्स चेक्स। मैं ये ऑप्शन आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बैंकर्स चेक वाला ऑप्शन जो है
इसको दिमाग से निकाल दो, फालतू का कितना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प, नॉन जुडिशियल स्टाम्प। अब देखो 50 रुपए का जो जुडिशियल स्टाम्प, ब्लैंक लगाना होगा आपको। ब्लैंक कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे अगर देख पाएंगे तो कैंडिडेट जब आरटीआई की एप्लीकेशन लगाता है तो इस तरीके का वो ब्लैंक स्टाम्प साथ में अटैच कर देता है। इस स्टाम्प के पीछे जो है उसका नाम लिखा रहता है इसका, और नीचे आपको पर्पस दिखाना पड़ता है फॉर आरटीआई, फॉर आरटीआई यहाँ पर लिखना है जो होता है। 50 रुपए का ब्लैंक स्टैम्प यहाँ पे नॉन जुडिशियल भेजना पड़ता है। लेकिन हम भी जानते हैं कि 50 रुपए का जो स्टाम्प है वो 50 में नहीं मिलता है, 80 से 100 रुपए के बीच में मिलता है। तो मेरा यहाँ से भी आपका सजेशन नहीं रहेगा कि आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प के अंदर भी दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हाँ, वो जो 50 रुपए के लिए खाली एक लगा रहे तो आपकी इच्छा। तीसरा एक ऑप्शन रहता है कॉपिंग स्टाम्प। कॉपिंग स्टाम्प आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, आपके शहर में जो कोर्ट प्रीमाइसेस है ना, वहीं पर कोई एक दो बंदा जो नोटरी वोटरी करता है उसके पास में आपको कॉपिंग स्टाम्प देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉपिंग स्टाम्प्स, ये कॉपिंग स्टाम्प्स नॉर्मल से लगे, आप स्क्रीन पर अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो अभी आपको स्क्रीन पर भी कॉपिंग स्टाम्प की एक झलक देखने को मिल रही होगी। और आप नोट करना, वहां पे लिखा होगा फॉर कॉपिंग फीस, बकायदा आपको क्या मिलेगा, फॉर कॉपिंग फीस ओनली। ये वहां पर आपको लिखा हुआ कॉपिंग फीस ओनली, ये इस स्टाम्प पे लिखा रहता है। फिर से कह रहा हूं, नॉर्मल स्टाम्प यूज मत करना जो अपन को डाकघर के टिकट विकेट में मिलते हैं, वो नहीं। एक चौथा और सबसे आसान जो है वो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, और वो रास्ता है आपके पोस्टल ऑर्डर का। हमारे भारत का ऐसा कोई गांव शहर नहीं है जहां पर आपके पोस्ट ऑफिस नहीं हो। जहां पे पोस्ट ऑफिस है वहां पर पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। ये पोस्टल ऑर्डर का फॉर्मेट होता है, एक लेफ्ट साइड में काउंटर फिट होता है और एक राइट साइड में ये। तो इसको आप क्या कर दो, फिल कर दो। पे टू में क्या लिखोगे, पे टू में वही आपके रजिस्ट्रार एग्जाम सेल, क्या मेंशन करना है, रजिस्ट्रार एग्जाम सेल राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, ये आपको यहां पर मेंशन करना है पे टू। और जो अमाउंट है, अब देखो ये तो 50 रुपए का है, अलग अलग आते हैं पोस्टल ऑर्डर। तो आप तो क्या करो, पोस्ट ऑफिस जाओ और 210 रुपए के पोस्टल ऑर्डर लेके आ जाओ, 210 रुपए के पोस्टल ऑर्डर लेकर आ जाओ, ठीक है। 210 का पोस्टल ऑर्डर लेके जाओ, साथ में अटैच कर दो, साथ में क्या कर दो, अटैच है जो कर दो, ठीक। ये आप वहां पे साथ में जो लगा देना। एक यहां पर मैं आपको छोटा सा सजेशन और दे रहा हूं, क्या होता है कि जो पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं ना, यहां पर देखो एक नंबर लिखा रहता है, ये दिख रहा है आपको, ये नंबर लिखा रहता है। तो जो आप फॉर्म सबमिट करो ना, उस फॉर्म के बैक पेज पर, जैसे कि ये एक पेज का फॉर्म है, ये एक पेज का फॉर्म है, इस एक पेज के फॉर्म के पीछे की तरफ लिख लो डिटेल ऑफ पोस्टल ऑर्डर। हालांकि इसमें खाली जगह है, ये सिर्फ आप इसलिए लिख रहे हो ताकि रिकॉग्निजेंस रहे। मान लीजिए पोस्टल ऑर्डर साइड में कहीं गिर गया, कहीं गिर भी गया, तो भी आपकी कॉपी अगर आरटीआई डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी तो वो देखेंगे अच्छा ये पोस्टल ऑर्डर लिखा है, इसका नंबर लिखे है, इसका मतलब इसने लगाए होंगे, शायद गिर विर गए होंगे। तो आपको थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड रखा जा सकता है आपके प्रति। पीछे लिख लेना, ये जो नंबर लिखे हुए जितने भी 4-5 अलग अलग पोस्ट, आपने एक 100 रुपये का ले लिया, 50 रुपये का ले लिया, है ना, 200 का ले लिया, 10 रुपये का ले लिया, जो भी लिया है उन सब की डिटेल यहाँ पर लिख देना, बराबर। तो इससे क्या होगा, फॉर्म के जस्ट पीछे लिखनी है डिटेल, वापिस कह रहा हूं मैं, ओके। तो ऐसे करके सबसे सीधा रास्ता ये है। और दूसरी बात क्या है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब स्टाम्प लेने जाओगे 50 रुपये का पे करना पड़ेगा, 80 रुपये 100 रुपये। डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाओगे तो वहाँ पर भी आपके 50-60 फालतू के एक्स्ट्रा लगना है। तो ये सबसे सीधा एक ही जगह पे होने वाला काम है। नहीं तो कॉपिंग फीस लेने के लिए कोर्ट जाओ, है ना, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक जाओ, ऐसा नहीं करना। सीधा ऐसा 210 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाओ, इसका नंबर वहाँ पर अटैच कर दो, कहाँ पर, फॉर्म के पीछे। अच्छा, कॉपिंग फी में नंबर भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सबसे मेरे ख्याल सबसे बढ़िया तरीका है पोस्टल ऑर्डर वाला, इसके जरिए। अच्छा, स्क्रीन पर आपको ये दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ये एक फॉर्म बी है। ये क्या है, फॉर्म बी। फॉर्म बी ये जो आता है, फॉर्म बी में क्या है, एक्नॉलेजमेंट आती है। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ना, उसकी बाकायदा एक्नॉलेजमेंट आएगी कि आपका फॉर्म रिसीव्ड हो चुका है। अब सिर्फ एक गलती अगर नहीं है, जैसे एड्रेस का गड़बड़ हो गया, एड्रेस की गड़बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर जो है आपका वो जो है फॉर्म भी नहीं पहुंच पाएगा। बाकी ये मैंडेटरी रूल है कि जिसकी आरटीआई एप्लीकेशन आई है उसको फॉर्म बी में एक्नॉलेजमेंट मिलती है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी कारण से आपने फॉर्म सबमिट किया और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो उसका भी रास्ता सुन लीजिए। ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना होता है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, इसको आप इग्नोर मारो, अवॉइड कर दो इसको। आप तो क्या करो, इसकी बजाय पोस्टल ऑर्डर है जो लगा लो, पोस्टल ऑर्डर लगा लो। 50 रुपये का फॉर्म फी का और 160 रुपये 160 आपके उस कॉपिंग का चार्जेज अमाउंट।
अब ये हाई कोर्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिखेगा, मैं आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले करवा देता हूँ। एक नंबर आप नोट कर लो, एक नंबर आप नोट कर लो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट है जो कर सकते हैं। और वो नंबर है आपका, नोट कीजिए, मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। यस, वो नंबर जो है आपका रहेगा हेल्पलाइन नंबर 022912888500। अब ये 500 या 501 या 502 या 503 या 504 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल करना, तो ये कॉल कहाँ पे जाएगा, राजस्थान हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के अंदर जाएगा। वहाँ पे आप उनको कहना है कि मुझे आरटीआई सेल में बात करनी है, तो वो आपका कॉल ट्रांसफर कर देंगे आरटीआई सेल में, और वहाँ से आप इंक्वायरी कर लेना कि आपका रेस्पेक्टिव फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, अब क्या पर्सनली आना पड़ेगा क्या जोधपुर ये फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो जवाब है नहीं, आपको पर्सनली नहीं आना है, आपको सिंपली ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में। अच्छा, इसमें एक और चीज, अटैच करना एडमिट कार्ड जरूरी है। इस फॉर्म के साथ में आप लोग अटैच कीजिएगा आपके एडमिट कार्ड की विजिबल कॉपी, मतलब जिसमें रोल नंबर वगैरह दिख सके। एडमिट कार्ड जो आ रखा है ना मेंस का, उसकी कॉपी आप यहां पर साथ में सबमिट जरूर कीजिएगा। आईडी प्रूफ अटैच करना है क्या, आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है, लगाना है तो आपकी मर्जी। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फॉर्म चाहिएगा, पोस्टल ऑर्डर चाहिएंगे, एडमिट कार्ड की कॉपी चाहिएगी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं चाहिए। बराबर, इसको फिर क्या करो, A4 साइज का जो भी लिफाफा हो या जैसा भी लिफाफा हो उसमें फोल्ड करके और उसके ऊपर एड्रेस वेड्रेस मेंशन कर देना। जैसे नॉर्मल स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट कैसे करवाते हो वैसे करवा के आप कर दो। पर्सनली जोधपुर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर तरीके से आपके जो साइन सिग्नेचर वगैरह वो तो हो ही जाएंगे। तो ये सारी डिटेल थी कि आप किस तरीके से हाई कोर्ट के आरटीआई सेल से अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हैं, कैसे, राइट। और भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है मैंने प्रीफिल्ड करके रखा है, यानी कि आप ये फॉर्मेट एज इट इज यूज कर सकते हो, सिर्फ ये वेरिएबल कंपोनेंट है वो आपको चेंज करना है। एक और सुविधा मैं यहाँ पर आपको जरूर देना चाहूँगा कि जो वेबसाइट है अपना linkinglaws.com, उस वेबसाइट में भी ये फॉर्म मैं आपको इजीली अवेलेबल करवा दूंगा अभी, ताकि आप क्या कर पाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड है जो कर सकेंगे, बराबर। और अगर संभव हुआ, अगर पॉसिबल हुआ तो उसी वेबसाइट पर क्या करेंगे, एक छोटा सा मैं वो जनरेट भी करवा दूंगा कि वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और एक्सपोर्ट PDF करते ये आपका ऑटोमेटिक फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा, मतलब आपको मैनुअली भरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वो भी मैं कोशिश करके इसको डन करवाने का प्रयास है जो करता हूँ, अदरवाइज फॉर्म का फॉर्मेट तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी। कमेंट बॉक्स में और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो जो भी रहा है रिजल्ट, अब इस चक्कर के अंदर खुद को रोक मत देना, खुद को रोकोगे तो मामला क्या वहाँ पर गड़बड़ है जो हो जाएगा, रोकना नहीं है। पानी बहता हुआ अच्छा लगता है, सूरज की किरणें सूरज के धरती पर आती हुई अच्छी लगती हैं, और हौसला जो है वो खिलता हुआ निरंतर रखते हुए अच्छा लगता है। अगर आप उसको कमज़ोर करेंगे तो नुकसानदायक चीज़ हो सकती है। खैर, यूपी PCSJ उत्तर प्रदेश का भी वैकेंसी आने वाला है, अगर आप प्लान करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। यूपी PCSJ आज 31 है, 31 को अनअकैडमी की तरफ से एक मॉनेटरी डिस्काउंट भी आपके सामने चल रहा है 20% का। तो अनअकैडमी आप जहाँ पर मेरी सारी जुडिशियल क्लासेस चला करती हैं वहाँ से आप 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। नॉर्मली ये ऑफर के अलावा भी 10% तो वहाँ पर रहता ही रहता है। फर्दर एक और चीज़, अगर कोई भी इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट सक्सेसफुली नहीं हो पाया है और अगर वो अपना प्लान छोड़ रहा है मॉनेटरी प्रॉब्लम्स के कारण, ठीक है, तो एक बार आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर मुझे DM कर दीजिएगा। मैं एक प्रयास उन लोगों के लिए करना चाहता हूं जो किसी कारण से RGS के इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाए। अभी अनाउंसमेंट जल्द करना शायद प्रीमैच्योर रहेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक ऐसी प्लानिंग मैं करने जा रहा हूँ, एक ऐसा स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि जो कैंडिडेट्स फेल हो गए RGS के इंटरव्यू के अंदर, उन कैंडिडेट्स को एक और मौका कैसे करके अवेल करवा सकें और एक और एफर्ट वो दे सकें, ठीक है। तो वो कमेंट में या टेलीग्राम में DM कीजिएगा। MP ADPO अगर आप में से कोई कैंडिडेट करा है तो 8 सितंबर को इसके रिगार्डिंग 3 मंथ का एक स्पेसिफिक बैच हम पूरी टीम के साथ लॉन्च करने वाले हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक क्लास खल्लास में करने वाला हूँ 3 सितंबर को। 3 सितंबर को शाम को
इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगा। एक क्लास खल्लास, पूरी सीआरपी सारे सेक्शन एक क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डील है जो करेंगे। टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है आपके पास, लाइट ऑप्शन से जस्ट अभी एक नई चीज स्टार्ट हुआ है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम पे @तनसुख सर अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पे दिख जाएगी। और अपने टेलीग्राम चैनल में 20,000 प्लस लॉ लिंकर भी जुड़े हुए हैं। आइकॉनिक एक ऑप्शन होता है जुडिशरी में जहां पर डिस्कशन, देखो डिस्कशन जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो कैंडिडेट्स आपस में डिस्कशन करते हुए चीज़ों को डील करता है तो डेफिनेटली उसका लॉ का जो तैयारी है वो एक अलग लेवल का होता है। तो डिस्कशन, डाउट्स प्रायोरिटी और मेंस के एग्जाम की जो कॉपी चेकिंग वगैरह है और मॉक इंटरव्यूज को देखना सारे कैंडिडेट्स के, ये स्पेशल आइकॉनिक के अंदर आपके पास स्पेशल है। एक आइकॉनिक होता है, एक प्लस होता है। आइकॉनिक में प्लस इंक्लूड है, कुछ फैसिलिटीज वहां पर क्या है, एक्स्ट्रा है। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी ऐप पर। क्या ये फ्री क्लासेस है जिसको आप क्या कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल में जाके वहां पे सर्च है जो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये आपका प्राइस कोटेशन है। फिर आपसे मुलाकात होगी। कैसी लगी आरटीआई के संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी इस संबंध में कोई वीडियो जो आपको लगता है कि बनाना चाहिए जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना समझ के मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।